हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एडवांस फैब्रिक स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वार्प बैक्ड क्लॉथ। देखिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हैं वार्प बैक्ड क्लॉथ में। अब देखिए, वार्प बैक्ड क्लॉथ क्या होता है, इसको हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसका मिनिमम कंडीशन क्या है। तो देखिए, अगर हमें वार्प बैक्ड क्लॉथ बनाना है तो वार्प बैक क्लॉथ बनाने के लिए हमको 2 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड एंड 1 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। और इन केस ऑफ वेब्ड बैक्ड क्लॉथ बनाएंगे तो 2 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड एंड 1 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाते क्यों हैं, क्योंकि क्या इसका मेन पर्पज़ क्या है बनाने का, कि इसको हम एक तरह से फैब्रिक का वेट भी बढ़ा सकते हैं ना, और जो वार्मथ यानी उसकी जो गर्माहट है ना, वार्मथ जो रिटेनिंग क्वालिटीज़ है उसको मेंटेन करने के लिए। देखिए, वार्मथ वार्मथ रिटेनिंग क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए हम बैक्ड क्लॉथ का यूज़ करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखिए अब क्या है। ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई कि हम इसको डिफिनीशन हो गई, और इसका पर्पज़ हो गया हम क्यों बनाते हैं बैक्ड क्लॉथ को। ठीक है ना, तो बैक्ड क्लॉथ देखिए, इसका मोर सॉलिड अपीयरेंस, क्या ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है या नहीं। दूसरा, मोर नंबर ऑफ हील्स आर रिक्वायर्ड। फिर तीसरा, ड्राइंग इन इज़ कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट, लेस स्ट्रेंथ। देखिए, जो मोर सॉलिड अपीयरेंस, देखिए जब यहाँ पे क्या है कि 2 वीप का एक कम्बिनेशन होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि फेस वीप, एक तरह हो जाएगा बैक वीप को हम एक एज ए स्टिचिंग की तरह यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब 2 वीव एक कंबाइन होंगी तो मोर सॉलिड अपीयरेंस तो होना ही होना है। तो ये इसका फैक्टर है, ये सही है। दूसरा है, मोर नंबर ऑफ़ हील्स आर रिक्वायर्ड। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि क्या होगा जब 2 वीव आपस में ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ जो हील्स हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगी, जाहिर सी बात है ना। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो हील्ड आई से हर एक धागे को पास कराना ही क्या कहलाता है, ड्राइंग। तो इसमें देख, नंबर ऑफ जब हील्स ज़्यादा यूज़ होंगे, इसका मतलब ड्राइंग भी हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ज़्यादा कॉस्टली होगा और डिफ़िकल्ट होगा। तो ये भी इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर क्या नहीं है, लेस स्ट्रेंथ, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इसका लेस स्ट्रेंथ, ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका मतलब कि यही इसका सही आंसर है, बाकी सब ये गलत आंसर है। ये सब होते हैं, यहाँ पे नॉट लगाया ना कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये तो सारे इसके क्या फैक्टर्स हैं, ये तो होता ही होता है। ये एक लेस नहीं होता, लेस की जगह में क्या होना चाहिए यहाँ था, यानी मोर स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है बैक्ड क्लॉथ की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट डी, लेस है ना, इसमें नॉट लगाया है। ये ज़रूर ध्यान दीजिए कहाँ नॉट पूछ रहा है, कहाँ नॉट नहीं पूछ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकेंड में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वेब्ड बैक्ड क्लॉथ। अब देखिए, वेब्ड बैक्ड क्लॉथ को बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड एंड 1 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब इसका भी पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ईजियर एंड चीपर ड्राइंग। देखिए, अब जब इसमें क्या है कि वेब्ड की बात हो रही है, तो हमारा जो एक तरह से हम कहें कि ईजियर हो जाएगा। अब हमको वार्प की अगर हम ड्राइंग करना है हमको, तो वार्प डायरेक्शन में, तो उसमें क्या होगा, चीपर एंड ईजियर हो जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर है। ठीक है, इसका ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर है। फिर सिंगल बीम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जब वेफ्ट बनाएंगे तो हमको अब सिंगल बीम की चाहिए। जब हमको वार्प बनाना होता है तो हमको एक सेपरेट बीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या है, हमको एक तरह से सिंगल बीम की ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी फैक्टर ये भी है। फिर तीसरे पे क्या, मल्टीपल वेफ्ट इंसर्शन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेफ्ट इंसर्शन मतलब कि ड्रॉप बॉक्स का यूज करते हैं। ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं। उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, जो हमको ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इंसर्शन करते हैं, यानी ये भी इसका फैक्टर है। ये तीनों ऊपर के इसके फैक्टर है। मोर नंबर ऑफ़ हील्स आर रिक्वायर्ड, इसमें नंबर ऑफ़ हील्स ज़्यादा नहीं होंगे। देखिए, इसमें बोला है ना कि ईजियर एंड चीपर ड्राइंग, तो जब ईजियर एंड चीपर कब होगा, जब नंबर ऑफ़ हील्स कम रिक्वायर्ड होंगी ना। तो इसका मतलब ये इसका एक तरह से ये इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन आंसर ये सही है। ठीक है, इसका पार्ट डी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, इसका पूछा है कि नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो ये इसका फैक्टर नहीं है ना।
और यही ये इसका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है, ठीक है, पार्ट डी। यहाँ पूछा नॉट, कौन नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सीक्वेंस इज़ फॉलो टू मेक डबल क्लॉथ फैब्रिक। हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं डबल क्लॉथ फैब्रिक बनाने के लिए। देखिए अगर हम कहें कि डबल क्लॉथ फैब्रिक होता क्या है, तो डबल क्लॉथ फैब्रिक क्या होता है, डबल क्लॉथ फैब्रिक को भी बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, एक तरह से क्या सीक्वेंस ज़रूरत पड़ती है उसको, 2 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड एंड 2 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। और इसको हम बनाते क्यों हैं, डबल क्लॉथ को हम बनाते क्यों हैं। देखिए इसको बनाने का मतलब पर्पस क्या है कि हमारा इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इसमें जो एक तरह से वूलन की तरह वर्क करता है, इसका जो थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी हो वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी मतलब कि अगर हम कोई फैब्रिक को कहीं इस मान लीजिए कि एक तरह से हीट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, मतलब कि अगर इसका टेम्परेचर जैसे बॉडी टेम्परेचर है, तो जो बॉडी के कपड़े अगर हम उसको वियर किए हैं तो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा उसको बाहर नहीं जाने देगा, एज ए मान लीजिए कि वूलन की तरह वर्क करने लगता है ना। तो इसका फैब्रिक मेन इसका सीक्वेंस क्या है, हम कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं या किस तरह इसको बनाते हैं, तो मिनिमम 2 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड एंड 2 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सही आंसर क्या है इसका, 2 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड, ये पहला ऑप्शन है इसका, 2 सीरीज ऑफ बोथ वार्प एंड वेब थ्रेड, ठीक है। इसका सही आंसर है पार्ट ए, ठीक है ना। क्यों इसको बनाते हैं, सबको क्लियर हो गया होगा कि एज जैसे वूलन होता है कि ये एक तरह से इसका थर्मल जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी वो इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है ना, और एक तरह से वूलन की तरह वर्क करने लगता है। जैसे हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं ना वूलन फैब्रिक हम यूज़ करते हैं कि ताकि हमें ठंडी ना लगे, उसी तरह इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डबल क्लॉथ का यही मेन पर्पज़ है। बाकी इसका सही आंसर क्या है, पार्ट ए। बाकी तो इसमें ऑप्शन में कुछ है नहीं, 1 सीरीज ऑफ, ये तो रॉन्ग है। ये 2 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड एंड 1 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड, ये भी रॉन्ग है। 2 सीरीज ऑफ वार्प थ्रेड एंड 3 सीरीज ऑफ वेब थ्रेड, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टिचिंग सिस्टम इज थर्ड थ्रेड इज़ यूज्ड आइदर इन वार्प डायरेक्शन और इन वेब डायरेक्शन। कौन से ऐसा स्टिचिंग सिस्टम है कि जो डबल क्लॉथ में हम यूज़ करते हैं जिसमें हमें एक थर्ड थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है हमको उसमें स्टिचिंग के लिए। आप लोग स्टिचिंग टाइप ऑफ स्टिचिंग पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों को पढ़ा होगा कि सेल्फ स्टिच होता है ना, क्लॉथ इंटरचेंज सिस्टम होता है, थ्रेड इंटरचेंज सिस्टम होता है, सेंटर स्टिच होता है ना। चार या 5 प्रकार के इसमें स्टिचिंग सिस्टम होते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा स्टिचिंग सिस्टम है जिसमें तीसरे धागे की ज़रूरत पड़ती है, मतलब खुद से नहीं करता, हमको तीसरे धागे के एक, जैसे 2 धागे आपस में मान लीजिए फैब्रिक बना हुआ, तो हमको अगर उसमें स्टिचिंग करना है तो हमको तीसरे धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कौन सा सिस्टम है डबल क्लॉथ में हमको स्टिचिंग यदि करना है तो कौन से सिस्टम से करते हैं। तो इसका पहला क्या है, देखिए सेल्फ स्टिच में क्या है, सेल्फ स्टिच में क्या है कि खुद से ही, जैसे कोई वार्प एक होगा क्या फेस फैब्रिक होगा, एक बैक फैब्रिक होगा, दोनों का आपस में क्या करते हैं, डबल क्लॉथ में स्टिचिंग करते हैं। तो ये सेल्फ स्टिच में क्या है कि सेल्फ मतलब खुद से अगर वो अपने आप में स्टिचिंग कर लेता है या उसको एक सिस्टम से हम उसको प्रोसीड करवाते हैं तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, सेल्फ स्टिच सिस्टम ना। खुद के धागों से ही, जैसे फेस और बैक हैं दोनों आपस में उसमें स्टिचिंग कराना, तो फेस का बैक में, बैक का फेस में, ऐसे करके खुद के धागे उसी में उसमें स्टिचिंग का स्टिचिंग का काम कर जाए तो उसको हम कहते हैं सेल्फ स्टिच सिस्टम। फिर क्लॉथ इंटरचेंज मतलब कि एक क्लॉथ मान लीजिए ये है फेस बैक, तो ये बैक वाला फेस में चला गया, फेस वाला बैक में आ गया, तो ये क्या हो गया, क्लॉथ इंटरचेंज हो गया। फिर थ्रेड इंटरचेंज मतलब कि ये जैसे फेस है ये बैक है, तो ये इसमें एक धागे होंगे फेस के, तो वो धागे किस में आ गए, बैक में आ गए, और जो बैक के धागे हैं वो एक तरह की क्लॉथ इंटरचेंज की तरह, लेकिन यहाँ पे थ्रेड्स होंगे, जिसके तो यार्न हैं या थ्रेड्स हैं वो किस में चले जाएंगे, एक इंटरवल पे इस पे चले जाएंगे, फेस में चले जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, थ्रेड इंटरचेंज सिस्टम। क्लॉथ इंटरचेंज में क्या हो जाता है, क्लॉथ ये पूरा क्लॉथ है, फेस बैक ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये इंटरचेंजिंग इतनी माइनर होती है कि उसमें कोई देख के नहीं बता सकता है कि हाँ ये स्टिचिंग कहाँ पे हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टिचिंग कहाँ पे की गई, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, पार्ट ए, ठीक है। सेंटर स्टिच में हमको एक अलग से थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, थर्ड थ्रेड कह सकते हैं, 2 थ्रेड तो पहले ही काम कर रहे हैं, तीसरे थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमको स्टिचिंग करना है सेंटर स्टिच सिस्टम में, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, पार्ट ए।
क्लियर है ना, पार्ट ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग डबल क्लॉथ। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, डबल क्लॉथ प्रोड्यूस करने का मेन पर्पज़ क्या है हमारा। इट इंक्रीजेज द थर्मल इंसुलेशन विथ ए फाइन स्मार्ट सरफेस अपीयरेंस ऑन बोथ साइड्स, इस डिक्रीजेज द थर्मल इंसुलेशन। तो देखिए इसमें इसका सही आंसर क्या, अभी हमने बताया था ना कि जब डबल क्लॉथ का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो उसका थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी उसको इंक्रीज़ करना, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। अगर उसको कोई बियर करे तो उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और बाकी क्या होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन और इसमें ऐड कर दिया, फाइन स्मार्ट सरफेस अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस होगा बहुत अच्छा होगा ना, बोथ साइड में, दोनों साइड में, दो बीव अगर उसमें कंबाइन करेंगे दोनों साइड का जो अपीयरेंस होगा बहुत ही अच्छा होता है, फाइन स्मार्ट सरफेस अपीयरेंस होगा। तो पहला आंसर इसका सही है कि इट इंक्रीजेज द थर्मल इंसुलेशन विथ ए फाइन स्मार्ट सरफेस अपीयरेंस ऑन बोथ साइड ना, उसकी थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है। किसमें, मतलब इसको हम इसलिए, इसका मेन पर्पज़ ये है कि थर्मल प्रॉपर्टी जो होती है उसकी थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, बाकी ये भी एक इसका, ये एक इसका मेन पर्पज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एक्स्ट्रा वार्प थ्रेड। देखिए एक्स्ट्रा वार्प थ्रेड की बात कर रहा है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है ना। अगर हम कहें कि एक्स्ट्रा वार्प थ्रेड क्या होता है, एक्स्ट्रा, देखिए इसके नाम से पता है कि एक्स्ट्रा वार्प थ्रेड यानी कुछ ऐसे थ्रेड जो जिसको हम एक्स्ट्रा, जो जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम फैब्रिक पे क्या करें, इंसर्ट करें, यानी कुछ एक्स्ट्रा उसमें इंसर्ट करें। वार्प में कर रहे हैं तो वार्प एक्स्ट्रा वार्प हो जाता है, अगर वेफ्ट में कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है कि हम अब इसमें अगर कहें कि हम एक्स्ट्रा थ्रेड कैसे बनाते हैं, इसमें क्या होता है, एक ग्राउंड फैब्रिक होगा, एक हमारा एक तरह से मोटिव कहें या एक्स्ट्रा थ्रेड कहें, उनको करके एक तरह दोनों में क्या करते हैं, इंटरलेसमेंट के द्वारा हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दोनों डायरेक्शन, या तो वार्प में बनेगा या तो वेफ्ट में बनेगा, ठीक है। इसका मेन पर्पस यही तो है ना कि हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड हमको इंसर्ट करना वो ग्राउंड फैब्रिक या ग्राउंड बीप के साथ एक इंटरवल पे इंटरलेस करते हैं एक्स्ट्रा थ्रेड्स को। एक्स्ट्रा थ्रेड्स क्या कहलाते हैं, एक मोटिव कहलाता है। जो भी हमको फूल पत्ती बनाना है वो एज एक्स्ट्रा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा उसको यूज़ करके हम ग्राउंड थ्रेड्स के साथ या ग्राउंड बीप के साथ उसको इंटरलेसमेंट करते हैं, तो हमारा बनता है एक्स्ट्रा वार्प क्लॉथ, ठीक है। अब देखिए से पूछा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इसमें नॉट नहीं लगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है। तो नो एडिशनल शटल बॉक्स एंड स्पेशल टेकअप मैकेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड। इसमें कह रहा है कि अगर हमें वार्प, एक्स्ट्रा वार्प बनाना है तो हमको कोई भी एडिशनल शटल बॉक्स या स्पेशल टेकअप मैकेनिज्म ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए अगर हमको वार्प बनाना है तो हमको एक ही शटल की ज़रूरत पड़ेगी हमको, और एक्स्ट्रा शटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर वेफ्ट बनाना होता तो वेफ्ट में हमको क्या होता है कि एक तरह से ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करके उसमें डिफरेंट कलर का यूज़ करके हम या स्पेशल टेकअप मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं किसमें, वेफ्ट में। लेकिन वार्प में हमको एक ही शटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है, पहला इसका फैक्टर है ना, एक मिनट, पहला इसका फैक्टर है, ठीक है। दूसरा इसका पहला फैक्टर है इसका। दूसरा में कह रहा है कि गुड स्ट्रेंथ यार्न इज़ नीडेड। अगर हम जैसे एक्स्ट्रा वार्प बना रहे हैं तो इसका जो वार्प हमारा है वो अच्छी स्ट्रेंथ उसकी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ब्रेक हो जाएगा ना। तो एक्स्ट्रा अगर वार्प बना रहे हैं तो उसकी गुड स्ट्रेंथ होना चाहिए, किसकी, वार्प यार्न की। जो वार्प यार्न में यूज़ कर रहे हैं उसकी गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। फिर पार्ट सी में क्या कह रहा है कि कैन यूज़ मोर कलर्स। देखिए अगर हम वार्प में बना रहे हैं तो वार्प में हम डिफरेंट कलर के जितने चाहें उतने यूज़ कर सकते हैं एज ए रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम उसमें डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी बात को हम वेफ्ट में कहें तो वेफ्ट में इसको नहीं कर सकते हैं, क्यों, उसमें हम क्या होता है, ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स में क्या होता है, डिफरेंट कलर के उसमें कलर हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए 8-10, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, 10-12। लेकिन क्या है, अगर हम वार्प बना रहे हैं तो वार्प में हम चाहें कि जितने भी कलर यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये भी एक इसका क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। इसके सभी ये क्या हैं, जो ये 3 है, ये सभी से क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। यहाँ नॉट नहीं पूछा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट डी। क्लियर है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एक्स्ट्रा वेफ्ट की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा वेफ्ट क्लॉथ, ठीक है। एक्स्ट्रा वेफ्ट क्लॉथ में क्या है, ये भी वैसे ही इसको हम
ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, एक मोटिव लेंगे, जो मोटिव क्या कहलाएगा हमारा, एक्स्ट्रा कहलाएगा, बाकी ग्राउंड भी साथ में रहेगी। तो देखिए अब इसका क्या कह रहा है कि देयर इज़ ए नीड फॉर ए मॉडिफाइड टेकअप मैकेनिज्म विथ ए ड्रॉप बॉक्स। देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक्स्ट्रा वेफ्ट फैब्रिक बनाना है तो हमको एक स्पेशल टेकअप मैकेनिज्म ज़रूरत पड़ेगी, किसमें, ड्रॉप बॉक्स के साथ। तो ये ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात, अगर हमें वेफ्ट बनाना है तो हमको वेफ्ट, अगर एक्स्ट्रा वेफ्ट बनाना है, उसमें कई सारे कलर हमें यूज करना है, तो हमें ड्रॉप बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ये इसका सही फैक्टर है। यहाँ नॉट नहीं पूछा है, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये पूछ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है, ये तो हमको ज़रूरत पड़ेगी। ओनली सिंगल वार्प बीम इज़ नीडेड, यस, हमको सिंगल वार्प की जरूरत पड़ेगी। वार्प अब यहाँ पे सिंगल ही है ना, अभी वेफ्ट में काम हो रहा है, अभी तक वार्प में था। जब वार्प में काम होता है तो एक से ज़्यादा बीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम वेफ्ट में काम करेंगे तो हमें सिंगल बीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वेफ्ट में काम हो रहा तो उधर मल्टीपल शटल की ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो हम ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम वार्प बनाएंगे तो हमको क्या होगा, एक से ज़्यादा बीम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर है। फिर पार्ट सी में क्या कह रहा है कि कलर्स कैन बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ ड्रॉप बॉक्स। ये देखिए बिल्कुल सही बात लिखा है कि अगर जो भी हमारी कैपेसिटी होगी ड्रॉप बॉक्स से, उसके अकॉर्डिंग ही हम कलर फिल कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी अगर 10 है तो 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन वार्प में हम कर सकते हैं जितनी हमको ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये दोनों को एक तरह से डिफरेंसेस में भी काम आएगा, दोनों को एक तरह से डिफरेंसेस हो गए हैं ये इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर ये इसमें भी क्या है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है कि हाउ डू वी रिमूव सरप्लस वार्प एंड वेफ्ट एक्स्ट्रा थ्रेड फ्रॉम डिज़ाइन से हमको अगर सरप्लस थ्रेड्स जो हैं जिनको अगर रिमूव करना, मान लीजिए कोई डिज़ाइन हम बना रहे हैं, ये कुछ भी बना रहे हैं ना, कोई डिज़ाइन हम बना लिए हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड हैं, मान लीजिए चलिए ये सर्कल ही बनाए हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड ऐसे हैं ना, इनको क्या करेंगे, इनको हम क्या करते हैं, कट कर दे। इसके 4 मेथड्स होते हैं जिनको हम इनको या तो कट करके निकालेंगे या इंटरवूवन करेंगे, ऐसे करके इसमें 4 मेथड्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया आप वो देखिए कि इसमें क्या क्या दिया, हमारा कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टू कट एक्स्ट्रा थ्रेड्स फ्रॉम डिज़ाइन से एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करना, बिल्कुल सही है। ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्स्ट्रा थ्रेड ऑन द सरफेस ऑफ फिगर्स, जो फिगर्स का जो सरफेस है उसमें ऑर्नामेंटेशन करना, यानी कुछ सजावट टाइप में वहाँ पे उसी फिगर जैसे ये धागे हैं, इनको क्या कर देना, कुछ इस हिसाब से इनको नोटिंग कर देना कि आपस में थोड़ा अच्छे लगें ना, कुछ ऑर्नामेंटेशन रिप्रेजेंट कर देना, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है या जो फिगर्स हैं वो क्या हो, और ही अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट तो एक ही जो स्टेप 1 है उसी का हो गया। देखिए इसमें टोटल कितने 4 स्टेप होते हैं, रिमूवल ऑफ सरप्लस वार्प एंड वेफ्ट एक्स्ट्रा थ्रेड के 4 स्टेप होते हैं, तो ये दोनों तो एक ही स्टेप के हो गए, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है इंटरवूवन एक्स्ट्रा थ्रेड टू द फेस ऑफ द क्लॉथ या डिज़ाइन, ठीक है। तो ये भी इसमें इसका सही आंसर है। ये क्या है, इसका मतलब पार्ट 2 हो गया, ये 1 हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2, इसका मतलब ये भी सही है कि क्या होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड उनको क्या कर रहे हैं, उन्हीं में उसी फिगर्स में उसको क्या कर दें, इंटरवूवन कर दें ना, उसी में इंटरवूवन कर दें। तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और फैब्रिक का वेट भी बढ़ेगा। जो कट कर रहे थे हम, जो कट नहीं करेंगे तो क्या होगा, फैब्रिक का वेट भी बढ़ेगा, उसी में इंटरवूवन कर दे रहे हैं ना। बाकी तीसरा स्टेप में क्या, चलिए हम बता देते हैं, बाकी इसका आंसर क्या है, पार्ट डी, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन इसके सही आंसर हैं। सरप्लस को रिमूव करने के लिए हम इन सब ऑप्शनों का, ये सब मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो 2 तो हो गए। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या है कि जो भी हमारा कम्पैक्ट फैब्रिक है ना, उसमें से एक्स्ट्रा थ्रेड जो भी फिगर्स बना हुआ है ना, उसको हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है जो फिगर्स में, उसमें उसी के नीचे हम उसको बाउंड कर देते हैं या स्पेशल स्टिचिंग कर देते हैं ना। स्पेशल स्टिचिंग कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, फैब्रिक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फैब्रिक का वेट भी बढ़ेगा। आपस में उसमें स्टिचिंग कर देंगे ना, जो हम कट कर रहे हैं तो वो चीज़ अब कट नहीं होगी ना, स्टिचिंग हो जाएगी, तो उससे फैब्रिक का वेट भी बढ़ेगा और क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। फिर एक और होता है, 4th में होता है कि जो लूजली फ्लोट होते हैं ना, जो लूजली फ्लोट होते हैं
उनको जो जैसे ग्राउंड पर उसको हम अलाउ कर देते हैं। जैसे लूजली फ्लोट है, फ्लोट का मतलब यहीं पे जो धागे दिख रहे हैं लूजली, उनको हम ग्राउंड पे अलाउ करते हैं। लेकिन ग्राउंड पे तब अलाउ करेंगे कि जब उसका, जब मान लीजिए कि ये सर्कल है, इन इन दो फिगर हैं, दो सर्कल, इनके बीच में डिफरेंस कम है। अगर हम इनको क्या करेंगे, जो पीछे हमारा बैक में जो एक तरह से लूजली फ्लोट है, उनको अगर अलाउ करेंगे तो क्या करेगा, इस यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से दिखने लगा उसकी, तो क्या होगा, जो इनका जो हमारा डिज़ाइन है उसका जो एक तरह से प्रोमिनेंस है उसको कम कर देगा ना, उसकी डिज़ाइन उतनी अच्छी है, अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। तो ये सब चीज़ें इसको हम तभी करते हैं जब ये सब उसमें क्या हो, हमारी जो मोटिव है उनको बीच में क्या हो, डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, स्पेस ज़्यादा ना हो, तब हम ये चीज़, ये लास्ट वाला स्टेप हम फॉलो करते हैं। लूजली फ्लोट को ग्राउंड क्लॉथ के बैक पर अलाउ करता है, ठीक है, ग्राउंड क्लॉथ के बैक पर अलाउ कर देते हैं किसको, लूजली फ्लोट को, जब दोनों के बीच का स्पेस, दो मोटिव के बीच का स्पेस ज़्यादा ना हो तब। क्योंकि ज़्यादा स्पेस हो गया तो ये फिर बाहर दिखने लगेंगे, जिससे क्या होगा, डिज़ाइन हमारी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 9, इन बेल्ट एंड पिक्यू डिज़ाइन द वर्डेड थ्रेड आर इंसर्टेड इन विच डायरेक्शन। देखिए आप लोगों ने डिज़ाइन इसको में ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया होगा बेल्ट एंड पिक्यू डिज़ाइन की, उसमें जो वर्डेड थ्रेड पढ़ते हैं वो हमेशा किस डायरेक्शन पढ़ते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमेशा वो वेब डायरेक्शन में पढ़ते हैं, वार्प में नहीं। तो हमें उसको देखिएगा डिज़ाइन उसमें ओपन करके कि हमेशा वो वेब डायरेक्शन में हमारा वर्डेड इंसर्ट होते हैं, वार्प में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन में कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जनरली विच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज़ यूज इन वन एक्स्ट्रा थ्रेड या सिंगल कलर। ठीक है, अगर हमको सिंगल कलर का बनाना है एक्स्ट्रा थ्रेड ना, एक्स्ट्रा थ्रेड का अगर हम सिंगल कलर बनाना है ना, सिंगल कलर का यूज़ करके हमें कोई बना, तो उसे जनरल सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या करते हैं, हम अगर याद है हमको जनरल सीक्वेंस जो अगर याद है तो हम उसको आसानी से उसका जो डिज़ाइन हमारी एक्स्ट्रा थ्रेड वाली जो डिज़ाइन उसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इसका एक सीक्वेंस होगा। जैसे मान लीजिए ग्राफ पेपर है, एक मिनट, जैसे ग्राफ पेपर है, देखिए एक्स्ट्रा जहाँ पे जो हम इसमें बोले हैं ना, एक्स्ट्रा थ्रेड का होता है एज ए मोटिव होता है। जो एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं वो मोटिव, जो भी हम फूल पत्ती यहाँ पे मोटिव लिए हैं उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पहला देखिए, पहला इसमें अगर हम देखें, अगर एक्स्ट्रा से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में जब भी ख़त्म होगा वो हमेशा ग्राउंड से होगा, जब ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे लास्ट में हमेशा एक्स्ट्रा ख़त्म होगा। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये जो है इसमें क्या, ग्राउंड में क्या भरते हैं, प्लेन बीम भरते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा ग्राउंड, पहला ऑप्शन देखिए एक्स्ट्रा ग्राउंड एक्स्ट्रा ग्राउंड एक्स्ट्रा ग्राउंड करके है, लेकिन बाकी ऑप्शन एक्स्ट्रा फिर डबल ग्राउंड ग्राउंड है, फिर डबल एक्स्ट्रा है, फिर ग्राउंड डबल एक्स्ट्रा, ये तो होगा नहीं। फिर एक्स्ट्रा ग्राउंड ये है, फिर लास्ट में यहाँ पे डबल एक्स्ट्रा हो गए तो ये भी गलत हो गया। फिर ये बीच में देखिए डबल एक्स्ट्रा है, डबल एक्स्ट्रा तो होगा नहीं सिंगल कलर में, तो ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए हैं। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है ना, तो ये रहा ये 10 क्वेश्चन, आज के 10 क्वेश्चन हैं से हाँ ये। बाकी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड, या हम ये कहें कि जो बैक्ड क्लॉथ है, एक्स्ट्रा थ्रेड भी और बैक्ड क्लॉथ भी, उसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं, वो आप लोग कमेंट करके लिखेंगे, कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई भी अगर डाउट है किसी भी ऑप्शन में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।